My dear students, welcome again at Captain Batra classes. I expect that all of you are fine and enjoying your studies. All of you are aware that nowadays I am teaching you verb. In verb, I have taught you many rules starting from the definition of the verb. I have taught you many rules. Today, I am going to teach you gerund. Before this also, you have been taught by me some rules of the gerund. यानी आज मैं आपको gerund में आगे पढ़ाने चल रहा हूं और मैं एक बात आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रीफ कर दूं कि जो आगे मैं आपको रूल 2 और रूल 3 gerund में जो रूल 2 और रूल 3 मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, ये दो पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि इसके साथ इस रूल में आपको कुछ फ्रेजेस होंगे जिन फ्रेजेस के साथ हमेशा आपको gerund यूज करना है। जैसे आप देखिए, अकस्टम्ड टू, हैबिचुअल टू और आगे एडिक्टेड टू, ये सभी फ्रेजेस हैं और इन वर्ड्स के साथ आपको हमेशा और हमेशा gerund का यूज करना है। ये हम लोग gerund के चैप्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात इस चैप्टर में है, रूल 2 और रूल 3 में है, और वो ये है कि आप ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ये अकस्टम्ड, तो अकस्टम्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू, जैसे हैबिचुअल और हैबिचुअल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू, जैसे एडिक्टेड तो एडिक्टेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू। यानी यहां पर आप एक और चीज ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे कि ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ इनका प्रीपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगा। मीन्स टू से, अगर सपोज दैट कभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाए कि ही इज अकस्टम्ड ऑफ रीडिंग, तो ध्यान दीजिए, ही इज अकस्टम्ड ऑफ रीडिंग में उन्होंने क्वेश्चन gerund का नहीं बनाया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन है वो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आ गया। अब यहां अकस्टम्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आया हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया कि अकस्टम्ड टू होता है, अकस्टम्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू होगा। तो आप देखिए, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि ये जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं इनके साथ हमेशा gerund होगा, जो इस चैप्टर से रिलेटेड बात है। दूसरा ये कि इनके साथ जो प्रीपोजिशन है वो प्रीपोजिशंस हमेशा फिक्स रहेंगे। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि प्रीपोजिशन आप इसी रूल में याद करते हुए, समझते हुए, दिमाग में रखते हुए आप इनको आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रूल 2 ये है, द फॉलोइंग फ्रेजेस आर यूज्ड विद gerund, कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमेशा हम gerund का यूज करते हैं, हमेशा हम ing फॉर्म का यूज करते हैं। इसके पहले मैंने आपको यह बताया था कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम gerund का यूज करते हैं। अब उसके बाद अगला रूल है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमेशा हम gerund का यूज करेंगे। तो पहला है अकस्टम्ड टू, और अकस्टम्ड टू का मतलब हिंदी में होता है अभ्यस्त होना। जैसे ही इज अकस्टम्ड टू रीडिंग, अब अकस्टम्ड टू रीडिंग, ही इज अकस्टम्ड टू रीडिंग में अकस्टम्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू आया और रीडिंग का मतलब है कि gerund आया। यानी वह पढ़ने का आदती है, या कोई सा भी वर्ड आप ले सकते हैं। जैसे ही इज अकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी सुबह सुबह उठने की आदत है। आपने कहा कि ही इज अकस्टम्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से ही इज अकस्टम्ड टू गेटिंग अप हो गया।
यानी अकस्टम टू के साथ हमेशा हम क्या करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है हैबिचुअल टू। हैबिचुअल टू का मतलब भी लगभग वही है, अभ्यस्त होना या आदती होना। इसका एग्जाम्पल देखिए, इंडियन सोल्जर्स आर हैबिचुअल टू, यानी जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो अभ्यस्त होते हैं, वो आदती होते हैं। किस चीज के अभ्यस्त होते हैं, फेसिंग द एडवर्स कंडीशंस। यानी हमने हैबिचुअल टू लिखा और हैबिचुअल टू के बाद फेसिंग मीन्स टू से जिरंड का यूज किया। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हैबिचुअल टू होगा। नंबर वन हैबिचुअल टू, यानी हैबिचुअल के साथ प्रीपोजिशन टू। दूसरा यह है कि इसके बाद फेसिंग यानी जिरंड का यूज करेंगे। तो इंडियन सोल्जर्स आर हैबिचुअल टू फेसिंग एडवर्स कंडीशंस। तो हैबिचुअल टू के साथ फेसिंग मीन्स टू से जिरंड का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू का मतलब भी है आदती होना, लेकिन ये हमारी बैड हैबिट को शो करता है, ये हमारी बुरी आदत को दिखाता है, ये हमारी अच्छी आदत को नहीं दिखाता। जैसे दे आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यानी उनको स्मोकिंग की बुरी आदत है, यानी उनको स्मोकिंग की, सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की उनकी स्मोकिंग की आदत है। तो दे आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यानी एडिक्टेड के साथ प्रीपोजिशन टू और उसके बाद हमने जिरंड का यूज किया। फिर से एक बार सुन लीजिए कि एडिक्टेड टू, हैबिचुअल टू और अकस्टम टू, इन तीनों की मीनिंग सेम है, इसीलिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिखा हुआ है। लेकिन अकस्टम टू और एडिक्टेड टू में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस मैंने आपको बताया कि एडिक्शन होना ये किसी बैड हैबिट को शो करता है, किसी बुरी आदत को दिखाता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि ही इज एडिक्टेड टू रीडिंग। हालांकि कई बार लोग जानकारी के अभाव में ऐसा बोल भी डालते हैं और उसको जस्टिफाई भी करने लगते हैं। फिलहाल ग्रामर में ये गलत है। आप एडिक्टेड टू का यूज बैड सेंस में करते हैं, बुरी आदत को दिखाने के लिए करते हैं, और अकस्टम्ड और हैबिचुअल का यूज हम गुड सेंस में करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ये ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ हम जिरंड का यूज करेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला फ्रेज है फेड अप विद। फेड अप विद का मतलब क्या होता है, ऊब जाना, बोर हो जाना। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे फेड अप और विद, इस पूरे फ्रेज में ये 3 वर्ड्स हैं। अब सपोज दैट कहीं पर एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ये यहाँ पर आई एम फेड और विद आर्गुइंग यूजलेस, यानी बीच में हमने आपको ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ मैंने आपसे जिरंड नहीं पूछा हुआ, यहाँ मैंने आपसे क्या पूछा है कि आपको एक प्रीपोजिशन प्रोवाइड करना है। अगर आपको ये पूरा फ्रेज आता है कि ये क्या होता है, फेड अप विद, तो आप तुरंत ये बताएंगे कि इसमें बीच में अप मिसिंग है। तो इस प्रकार से आई एम फेड अप विद का मतलब है कि मैं ऊब गया हूं। आर्गुइंग यूजलेस, यानी व्यर्थ की बकवास से, फालतू के तर्क वितर्कों से मैं ऊब गया हूं। तो आई एम फेड अप विद आर्गुइंग, यानी यहां पर फेड अप विद आया और फेड अप विद के बाद हमने क्या लिखा, फेड अप विद के बाद हमने यहां पर जिरंड का यूज किया। तो इस प्रकार से फेड अप विद के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला वर्ड है इज नो गुड। इज नो गुड का मतलब है कि कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं का मतलब ये कोई बिजनेस के फायदे की बात नहीं हो रही है। कोई फायदा नहीं का मतलब ये है कि जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, इट इज नो गुड स्कोल्डिंग हिम। इसका अर्थ यह है कि उसको डांटने का कोई फायदा नहीं है, उसको डांटने समझाने का कोई मतलब नहीं निकलता।
तो इट इज नो गुड, यहां पर आपने देखिए स्कोल्डिंग मीन्स टू से, यहां आपने किसका यूज किया, यहां जिरंड आया, यानी इज नो गुड ये पूरा एक फ्रेज है और इस फ्रेज के बाद हमने स्कोल्डिंग मीन्स टू से जिरंड का यूज किया। इट इज नो गुड स्कोल्डिंग हिम, यानी उसे डांटने का कोई फायदा नहीं है। तो इज नो गुड के बाद हमने क्या लिखा, जिरंड का यूज किया। हालांकि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन ये एक फ्रेज है इज नो गुड और इसके बाद आपको जिरंड का यूज करना। नेक्स्ट फ्रेज है लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब क्या है, आशा करना या आशा रखना। अब आप देखिए ये पूरा एक फ्रेज है, कहीं पर भी अगर एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आए और कोई भी चीज इसमें से मिसिंग हो तो वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ यहां पर ये चीज मिसिंग है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स आशा करना। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आगे देखिए लिखा है मीटिंग माई ओल्ड फ्रेंड। अब कई बार क्या होता है कि लोग ये बोलने लगते हैं कि यहाँ पर हमने ये टू का यूज़ किया और इसके पहले के चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो टू है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, यानी ये जो टू है ये इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पर हमने इन्फिनिटिव का भी यूज़ किया और आगे हमने यहाँ पर जिरंड का भी यूज़ किया। तो इन्फिनिटिव और जिरंड ये दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, तो यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इस बात से। ये मैंने आपको बताया कि ये पूरा एक फ्रेज है लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक फ्रेज है, ये इन्फिनिटिव नहीं है बल्कि पूरा एक फ्रेज है। और इसके बाद आपको यूज किसका करना है, मीटिंग। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई ओल्ड फ्रेंड, यानी मैं आशा करता हूं कि मैं अपने पुराने मित्र से मिलूंगा। तो इस प्रकार से लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमने जिरंड का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वर्ड है टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब है कि थक जाना। टायर्ड ऑफ का मतलब क्या है, थक जाना। अब ध्यान दीजिएगा कि टायर्ड के साथ आपको हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना है, टायर्ड ऑफ। और अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अ फाइटर इज नेवर टायर्ड ऑफ वर्किंग। अब आप देखिए अ फाइटर इज नेवर टायर्ड ऑफ वर्किंग, यानी टायर्ड ऑफ के बाद हमने वर्किंग मीन्स टू से जिरंड का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से टायर्ड ऑफ के साथ हम क्या करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। तो फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि ये जो आप फ्रेजेस पढ़ रहे हैं ये जिरंड के चैप्टर में पढ़ रहे हैं और इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। पहला ये कि ये सभी फ्रेजेस हैं, इनके साथ इनका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा यानी वो फिक्स रहेगा, वो चीज़ भी हमें ध्यान देनी है। दूसरा ये कि इन फ्रेजेस के साथ हमेशा हमको यूज़ किसका करना है, हमेशा इनके साथ हम जिरंड का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाउन का यूज़ कर दें। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि आई एम फेड अप विद। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि आई एम फेड अप विद यूजलेस क्रिटिसिज्म, तो अब इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्या गलत है, आई एम फेड अप विद यूजलेस क्रिटिसिज्म आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अब आपने यहाँ पर जिरंड का यूज नहीं किया। तो ये जरूरी है कि हम जब भी फेड अप विद का यूज करें तो फेड अप विद इज ऑलवेज फॉलोड बाय जिरंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग वर्ड में आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इज वर्थ। इज वर्थ का मतलब क्या होता है, योग्य होना, लायक होना। इज वर्थ क्या है, ये एक फ्रेज है और इसके साथ हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जिरंड लेना। तो एग्जाम्पल देखिए,
द क्वेश्चन इज वर्थ सॉल्विंग, इज वर्थ सॉल्विंग यानी प्रश्न हल करने के लायक है। फिर से आप देख सकते हैं कि इज वर्थ सॉल्विंग में इज वर्थ के बाद सॉल्विंग मीन्स टू से जिरंड आया हुआ है। जैसे और दूसरा भी आप इसमें ले सकते हैं कोई सा भी, जैसे द ताजमहल इज वर्थ वॉचिंग, का ताजमहल इज वर्थ वॉचिंग, द क्वेश्चन इज या द इशू इज वर्थ डिस्कसिंग मीन्स टू से जब भी आप इज वर्थ का यूज करेंगे तो इज वर्थ के बाद आपको लेना क्या है, इज वर्थ के बाद हमेशा आपको जिरंड का ही यूज करना है। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, विद अ व्यू टू। अब इस फ्रेज में आप देखो 4 वर्ड्स का यूज किया है, विद अ व्यू टू, जिसको मीनिंग हिंदी में है को दृष्टि में रखते हुए। विद अ व्यू टू का मतलब क्या है, को दृष्टि में रखते हुए या को नजर में रखते हुए, ये इसकी मीनिंग है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग यानी वह सुबह टहलने जाता है। ध्यान दीजिए, विद अ व्यू टू, अब ये हमारा फ्रेज आ गया विद अ व्यू टू, और आगे लिखा है इम्प्रूविंग, और ये जो इम्प्रूविंग है दिस इज अ जिरंड। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग हिज हेल्थ। अब आप यहां देख सकते हैं कि विद अ व्यू टू के बाद हमने इम्प्रूविंग यानी जिरंड का यूज किया। वह सुबह टहलने जाता है अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने को दृष्टि में रखते हुए। तो इस प्रकार से विद अ व्यू टू आया है, और विद अ व्यू टू के बाद हमने क्या लिखा है, इम्प्रूविंग, यानी उसके बाद हमने जिरंड का यूज किया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट वर्ड है ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब है के कारण, या आप कह सकते हैं की वजह से। ओइंग टू का मतलब है के कारण या की वजह से। अब आप देखिए क्वेश्चन का एग्जाम्पल, द मैच वॉज पोस्टपोन्ड यानी मैच को पोस्टपोन किया गया। ओइंग टू रेनिंग हैवली, अब यहां आप देखिए ये आपका फ्रेज है ओइंग टू रेनिंग। जैसे ही हमने ओइंग टू का यूज किया तो ओइंग टू के बाद हमने किसका यूज किया, उसके बाद जिरंड आया। द मैच वॉज पोस्टपोन्ड ओइंग टू रेनिंग हैवली यानी बहुत तेज बारिश होने की वजह से, बहुत तेज बारिश होने के कारण मैच को पोस्टपोन किया गया। यानी ओइंग टू के बाद हमने रेनिंग मीन्स टू से जिरंड का यूज किया। तो फिलहाल ओइंग टू ये एक फ्रेज है और इसके बाद हम हमेशा जिरंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन टू। गिवन टू का मतलब भी होता है आदती होना, लेकिन ये भी कई बार हम इसको भी हम एडिक्शन की तरह से यूज करते हैं। जैसे ही इज गिवन टू ईटिंग ओपियम, तो ही इज गिवन टू ईटिंग ओपियम का मतलब है कि उसकी, ओपियम मीन्स होता है अफीम, तो उसकी ओपियम खाने की आदत है। इसमें आप देख सकते हैं कि ही इज गिवन टू, यानी गिवन टू के बाद हमने किसका यूज किया है, ईटिंग मीन्स टू से, उसके बाद हमने जिरंड का इस्तेमाल किया। तो गिवन टू जो है ये एक फ्रेज है और इसके बाद हमने क्या किया, जिरंड का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया कि ये कुछ फ्रेजेज हैं जिनके साथ हमेशा हम जिरंड का यूज करेंगे। तो अपने रूल 2 में मैंने आपको ये ब्रीफ किया, ये बात बताई कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमेशा जिरंड आएगा। 2 दृष्टियों से मैंने आपको समझाया कि ये इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि इसके साथ जो प्रीपोजिशंस, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस हैं वो आपको लर्न करने होंगे। अगली बात यह है कि इनके साथ हमेशा आप जिरंड का ही यूज करेंगे। अब हम लोग अगले रूल में आते हैं। हालांकि अगले रूल में और इस रूल में कोई खास डिफरेंस नहीं है,
हमारी सोच और हमारा तरीका वही है कि इसमें भी कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अ जिरंड एंड नॉट एन इन्फिनेटिव इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स, यानी आगे कुछ वर्ड्स हैं, आगे कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा हम क्या करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे, ना कि इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। एंड पार्टिसिपल्स, और कुछ पार्टिसिपल्स हैं, पार्टिसिपल आप समझते हैं वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो आगे कुछ पार्टिसिपल्स हैं और आगे कुछ वर्ब्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ उनका जो प्रीपोजिशन है, आगे फिर पढ़ लीजिए, दैट आर फॉलोड बाई देयर एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, जिनके बाद उनका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस आता ही आता है, ठीक है। और उनके साथ हमेशा हम क्या करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस लिस्ट में भी, इस रूल में भी वही चीज है कि वर्ड्स के साथ उनका प्रीपोजिशन फिक्स होगा, जो कि आपको लर्न करना होगा, और उसके बाद हमेशा जिरंड आएगा। तो वर्ड है पहला डिजायरस ऑफ। आप जानते हैं डिजायर का मतलब है इच्छा करना और डिजायरस का मतलब है इच्छुक। तो डिजायरस के साथ यहां पर क्या हुआ है, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया, यानी डिजायरस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। दिस शुड बी केप्ट इन योर माइंड कि डिजायरस इज ऑलवेज फॉलोड बाई प्रीपोजिशन ऑफ। तो डिजायरस ऑफ का मतलब इच्छुक होना। एग्जाम्पल है कि आई एम डिजायरस ऑफ, ध्यान दीजिए, आई एम डिजायरस ऑफ, और आगे लिखा है ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेस, यानी मैं डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का इच्छुक हूं। तो आई एम डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जब हमने डिजायरस ऑफ का यूज किया तो डिजायरस ऑफ के बाद हमने क्या लिखा, इसके बाद यहां हमने जिरंड का इस्तेमाल किया। तो डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग, यानी इसके बाद जिरंड आया। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेन फ्रॉम। अब रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब क्या होता है, रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब है दूर रहना। दूर रहने का मतलब यहां पर आप देखिए ये लिखा हुआ है सेल्फ डिनायल। सेल्फ डिनायल का मतलब है जब हम अपनी मर्जी से, जब हम अपनी तरफ से कोई चीज से दूरी बना करके रखते हैं तो उसको हम रिफ्रेन कहते हैं। हालांकि इसके लिए आगे एक और आपको वर्ड मिलेगा अब्स्टेन। अब्स्टेन का मतलब भी होता है कि कोई चीज से अपनी तरफ से दूरी बना करके रखना। तो रिफ्रेन का मतलब है दूर रहना। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब हुआ कि सेल्फ डिनायल, यानी अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से कोई चीज से दूरी बना करके रखना। तो जैसे ही रिफ्रेंस फ्रॉम ज्वाइनिंग बैड कंपनी, यानी वो बुरी संगत से दूर रहता है। तो आप देखिए ये लिखा हुआ है रिफ्रेंस फ्रॉम, यानी रिफ्रेन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम, और उसके बाद यहां क्या है, यहां ज्वाइनिंग यानी जिरंड। तो ही रिफ्रेंस फ्रॉम ज्वाइनिंग बैड कंपनी। तो जब हमने रिफ्रेन लिखा तो उसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लिखा, और ये बात तो क्लियर है कि उसके बाद हम क्या करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं डिबार फ्रॉम। डिबार का मतलब क्या है, डिबार का मतलब है कि अयोग्य घोषित करना। जैसे अगर किसी बॉडी ने, किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने किसी को अयोग्य घोषित कर दिया, उसके लायक उसने नहीं समझा, तो उसे हम बोलते हैं डिबार करना। तो डिबार फ्रॉम, और डिबार फ्रॉम का मतलब होता है कि अयोग्य घोषित करना। चलिए अब आप लोग के लिए मैंने ये जो एग्जाम्पल रखा है, ये एग्जाम्पल जब आप एनडीए का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय ये उसमें एक ऑप्शन होता है जिसमें कि यूपीएससी ये आपसे पूछता है कि, अब जो पूछता है वही चीज मैंने यहां पर लिख दिया है कि हैव यू
been debarred from appearing in the examination earlier? क्या कभी आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होने से यूपीएससी ने रोका है? तो आप देखिए, हैव यू बीन डिबार्ड फ्रॉम, यानी डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग, डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग, यानी डिबार का मतलब है अयोग्य घोषित करना, और उसके बाद अपीयरिंग मतलब आईएनजी आ गया। तो हैव यू बीन डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन? क्या कभी आपको इसके पहले यूपीएससी ने एग्जामिनेशन में अपीयर होने के से अयोग्य घोषित किया हुआ है, किसी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से या कोई चीज़ फॉर्म में गलत भरने की वजह से? तो वो ये एक ऑप्शन एग्जामिनेशन में जब आप फॉर्म भरते हैं तो वो आपसे पूछते हैं। फिलहाल आप देखिए कि ये डिबार्ड फ्रॉम लिखा है और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अपीयरिंग मीन्स टू से आईएनजी का यूज किया। नेक्स्ट अगले हम लोग वर्ड में आते हैं। अगला वर्ड है रेस्ट्रेन फ्रॉम। रेस्ट्रेन की मीनिंग होती है रोकना, और रेस्ट्रेन के साथ हमेशा क्या होगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा, और रेस्ट्रेन फ्रॉम का मतलब हो गया कि रोकना। अब आपको ये एग्जाम्पल में देखना है, ऑल द कैंडिडेट्स आर रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम कॉपिंग, यानी सारे कैंडिडेट्स को ये मनाही है कि वो नकल नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, ऑल द कैंडिडेट्स आर रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम कॉपिंग। अब ये नहीं कह सकते कि ऑल द कैंडिडेट्स आर रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम कॉपी, या कुछ और भी आप वर्ड इसकी जगह पर ले लें, तो ये सब नहीं चलेगा। इसमें जब भी आप रेस्ट्रेन फ्रॉम का यूज करेंगे तो रेस्ट्रेन फ्रॉम के साथ क्या करना है, हमेशा इसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना है। ऑल द कैंडिडेट्स आर रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम कॉपिंग। तो इस प्रकार से रेस्ट्रेन फ्रॉम के साथ हमने किसका यूज किया, उसके बाद हमने जिरन का यूज किया। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिसुएड, और डिसुएड की मीनिंग लिखी हुई है हतोत्साहित करना। डिसुएड का मतलब क्या होता है हिंदी में, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करने का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे समझिए कि एक वर्ड होता है एनकरेज, और एनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना, या और भी आप समझ सकते हैं कि एक वर्ड होता है परसुएड, एक वर्ड होता है परसुएड, और परसुएड का उल्टा है डिसुएड। एनकरेज का मतलब है उत्साहित करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करना, इंस्पायर करना। जैसे हमने आपको ये समझाया कि बच्चों, पढ़ना लिखना अच्छी चीज़ है, पढ़ लिख करके आगे आप लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, आप सक्सेस अचीव करोगे। लेकिन अगर कोई आपको इसके अगेंस्ट जाकर के ये बात समझाने लगे कि नहीं, पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आजकल नौकरियां कहाँ मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कम होते जा रहे हैं, तो इस प्रकार से परसुएट करने का मतलब है, एनकरेज करने का मतलब है कि किसी को कोई काम करने के लिए इंस्पायर करना, प्रेरित करना, अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए नहीं। और डिसुएट का मतलब है कि किसी को हतोत्साहित करना। अब आप इसका एग्जाम्पल देखें। हाँ, एक और बात जो मैं हर बार बोलता हूं ये कि डिसुएट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा। तो डोंट डिसुएड अदर्स, यानी दूसरों को हतोत्साहित नहीं करना है, फ्रॉम फॉलोइंग द राइट पाथ ऑफ सक्सेस। यानी अगर कोई व्यक्ति सही रास्ते पर चल रहा हो, जिससे उसका भला होगा, जिससे उसका कल्याण होगा, तो उसे आपको हतोत्साहित नहीं करना है, उससे आपको सही रास्ते से जाने से डेविएट नहीं करना है। तो इस प्रकार से डोंट डिसुएड अदर्स फ्रॉम फॉलोइंग द राइट पाथ ऑफ सक्सेस, यानी डिसुएड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम होगा, और इसके बाद आप क्या करेंगे, हमेशा जिरन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इंटेंट, और इंटेंट के साथ क्या है, प्रीपोजिशन
ऑन है। इंटेंट ऑन का मतलब है इरादा रखना। अगर इस वर्ड को आप और समझना चाहें तो ये वर्ड बनता है इंटेंड से। इंटेंड मीन्स होता है इरादा करना, कोई चीज़ की इच्छा करना, कोई चीज़ की का इरादा करना, इसको हम इंटेंड कहते हैं। इसी से इंटेंट हो गया और इसी से इंटेंशन यानी इरादा यानी नाउन हो गया। तो इंटेंड वर्ब फॉर्म है, इंटेंट ये एक प्रकार से पार्टिसिपल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और इंटेंशन ये क्या हो गया, नाउन हो गया। फिलहाल ही हैज इंटेंट ऑन, ही हैज इंटेंट ऑन का मतलब यह है कि वो इरादा रखता है, वो ऐसी इच्छा रखता है। किसकी इच्छा रखता है, विजिटिंग द ताजमहल, यानी वो ताजमहल को देखने की इच्छा रखता है, इरादा रखता है। तो ही हैज इंटेंट ऑन विजिटिंग, यानी इंटेंट ऑन के बाद विजिटिंग मीन्स टू से किसका यूज किया हमने, उसके बाद जिरंड का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से इंटेंट ऑन के बाद हम क्या करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कीन ऑन। कीन ऑन का मतलब होता है उत्सुक होना। उत्सुक होने का मतलब यह है कि अगर कोई काम करने के लिए आप ईगर हैं, किसी चीज के लिए अगर आप उत्सुक हैं उसे करने के लिए, उत्सुक का मतलब और अब बेहतर आप समझ सकते हैं रेडी होना यानी तत्पर होना। तो अगर कोई काम करने के लिए आप तैयार हैं, तत्पर हैं, उत्सुक हैं, तो उसे हम कीन, ईगर या रेडी कह सकते हैं। फिलहाल कीन के साथ आप यूज किसका करेंगे, हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे। और इसको एग्जाम्पल में सेट करें तो आई एम कीन ऑन वॉचिंग द मूवी। तो आई एम कीन ऑन आया और उसके बाद वॉचिंग यानी हमने इस्तेमाल किसका किया, जिरंड का यूज किया। तो इस प्रकार से कीन ऑन, कीन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन होगा और उसके साथ हम हमेशा किसका यूज करेंगे, जिरंड का यूज करेंगे। तो आपने ये देखा कि अपने रूल 2 में और रूल 3 में, हालांकि रूल 3 में अभी आगे मैं आपको और भी वर्ड्स आगे लेकर के चलूंगा जिनके साथ हम जिरंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी तक अपने इस लेक्चर में मैंने आपको रूल 2 और रूल 3 में ये बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ उनका एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आता है और हमेशा आपको उसके बाद यूज किसका करना है, जिरंड का इस्तेमाल करना है। तो इस बात को फिर से आप ध्यान से, हालांकि मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएंगे और उसके बाद हमेशा हम जिरंड का यूज करेंगे। ये आपको प्रीपोजिशन के चैप्टर में इक्वली काम आएगा। तो आई थिंक कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और मेरे द्वारा दी गई सलाह को आप फॉलो करेंगे और आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू अलॉट।